हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग जो है पॉलिटी की सीरीज में आज नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे और नागरिकता से संबंधित जो है अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी आजकल जो एग्जाम का पैटर्न है, मीन्स प्रीवियस ईयर्स के जो आप क्वेश्चंस को उठाकर देखोगे तो नागरिकता से संबंधित प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे। इसलिए आज जो हम लोग मूल रूप से जो इस क्लास में नागरिकता से संबंधित बातों को जानने का प्रयास करेंगे। सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दोस्तों, हम और आप सब जो है भारत के नागरिक है। तो भारत के नागरिक होने के नाते भी हमें यह जानने का, यानी हमारा अधिकार भी है और हमारा कर्तव्य भी है कि भारत में जो है नागरिकता से संबंधित क्या प्रोविजंस है, क्या नियम है, क्या कानून है, क्या हमारे अधिकार है, क्या कर्तव्य है, इन सबको जानना हमारा जो है मीन्स नागरिकता से संबंधित टॉपिक को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, एक भारतीय नागरिक होने के नाते भी। तो आइए आज हम लोग मूल रूप से जो है इस क्लास में नागरिकता से संबंधित बातों को जानेंगे। और नागरिकता जो है दोस्तों, यह जो है यानी आपको अगर भाग की बात करें तो नागरिकता का जिक्र जो है भाग 2 में किया गया है। तो इसके लिए मैंने ट्रिक भी बताया था दोस्तों लास्ट क्लास में कि जो नागरिकता जो है दोस्तों उसमें नाग शब्द आता है और ये 2 की बनावट जो है नाग के समान है। तो आप इस तरह से भी इसको याद रख सकते हैं कि इसका जिक्र जो है भाग 2 में किया गया है। आर्टिकल्स की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद जो है आपका 5 से 11 के बीच इसका जिक्र किया गया है। तो 5 और 11 के बीच आर्टिकल हुआ आपका नागरिकता से संबंधित। और भाग की अगर बात करें तो दूसरे भाग में जो है संविधान के जो 22 भाग है उसमें दूसरे भाग में जो है आपका नागरिकता से संबंधित उपबंध है। तो नागरिकता से संबंधित उपबंध यानी जानने से पहले दोस्तों हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि नागरिक होते कौन है, यानी नागरिक हम लोग किसे कहते हैं, नागरिकता की परिभाषा क्या है। तो जिस भी व्यक्ति को, यानी कोई भी भारत का नागरिक या किसी भी देश का नागरिक हो, वह उसे उस देश के अगर सिविल राइट्स और पॉलिटिकल राइट्स अगर उसे प्राप्त है, मीन्स कि राजनीतिक अधिकार और नागरिक अधिकार किसी व्यक्ति को अगर उस देश का, उस राज्य का प्राप्त है तो वह जो है उस देश का, उस राज्य का जो है नागरिक है। मीन्स कहने का तात्पर्य है कि राजनीतिक यानी पॉलिटिकल और सिविल राइट्स अगर किसी को प्राप्त है तो वह जो है उस देश का, उस राज्य का नागरिक कहलाएगा। यानी आपको अगर वोट देने का अधिकार है, आपको इलेक्शन में खड़े होने का अधिकार है, उस देश के, उस राज्य के यानी राजनीतिक और सिविल राइट्स अगर आपको प्राप्त है तो समझिए कि आपको भारत की नागरिकता या उस देश की नागरिकता, यानी आप उस देश के नागरिक हैं। यानी कि कोई भी व्यक्ति जिसे पॉलिटिकल राइट्स और सिविल राइट्स उस देश का प्राप्त है तो वह उस देश का नागरिक है। ये तो हो गई दोस्तों परिभाषा की बात। अब हम लोग बात करते हैं कि नागरिक होते कौन है। तो नागरिक होने की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो कोई भी व्यक्ति जो है वही नागरिक होता है उस देश, यानी किसी भी देश, किसी भी राज्य में कोई व्यक्ति अगर रह रहा है तो वह व्यक्ति ही उस देश का नागरिक होता है। तो व्यक्तियों को भी जो है दोस्तों कानूनी रूप में 4 प्रकार में बांटा गया। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो व्यक्तियों के 4 प्रकार है वो कौन कौन है। तो व्यक्तियों के 4 प्रकार। तो व्यक्तियों के 4 प्रकार में पहला तो हो गया दोस्तों नागरिक, दूसरा हो गया शरणार्थी, तीसरा हो गया आपका विदेशी, और हो गया आपका राज्य विहीन। तो आइए हम लोग बारी बारी से पहले इसको जानते हैं। तो ये जो पहला जो है दोस्तों आपका नागरिक, तो नागरिक तो हो गया जो सिविल राइट्स, आपका पॉलिटिकल राइट्स प्राप्त हो गया, वह हो गया नागरिक उस राज्य का, उस देश का। आते हैं शरणार्थी।
शरणार्थी उस प्रकार का व्यक्ति होता है जिसे जैसे कि कोई बाहरी विदेशी है, बाहरी देश का हो, किसी अन्य देश का हो, उसने जो है भारत की सीमा रेखा के भीतर जो शरण ले रखी हो और भारत सरकार के द्वारा जो उसे यानी शरण लेने की परमिशन दी गई हो, मीन्स कि भारत सरकार के द्वारा अपनी सीमा रेखा के भीतर, अपनी भारत की सीमाओं के भीतर जो उसे शरण दी गई हो, तो वैसे व्यक्ति शरणार्थी कहलाते हैं। किसी अन्य राज्य का व्यक्ति है, अब उसने जो है भारत की सीमा रेखा के भीतर जो है शरण ले रखी हो, रहने की अनुमति ले रखी हो, तो ऐसे व्यक्ति क्या कहलाते हैं? शरणार्थी कहलाते हैं। तो पहला हो गया नागरिक, दूसरा हो गया शरणार्थी। विदेशी की बात अगर हम लोग करें तो विदेशी हो गया यानी कोई बाहर का, किसी अन्य देश का रहने वाला हो, किसी अन्य देश का नागरिक हो, अब वह भारत किसी अन्य पर्पज से आया हो, मीन्स घूमने के लिए, रहने के लिए, व्यापार के लिए, या किसी भी अन्य पर्पज से वह भारत आया हुआ, तो वह जो है विदेशी व्यक्ति कहलाता है। विदेशी भी दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, इसको भी दो भागों में बांटा गया। एक हो गया मैत्री देश का और एक हो गया आपका दुश्मन देश का। तो यह भी दो प्रकार का व्यक्ति होता है विदेशी। अब आते हैं हम लोग राज्य विहीन। तो राज्य विहीन का अर्थ होता है कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे किसी भी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त नहीं हो, यह किसी भी देश का नागरिक ना हो, वह भारत का भी नागरिक नहीं हो, वह किसी अन्य देश से भी का भी नागरिक नहीं हो, तो वैसे व्यक्ति को राज्य विहीन कहते हैं। मीन्स कभी किसी देश का, किसी राज्य का नागरिक रहा होगा और वह अभी वर्तमान में जो है किसी अन्य देश का वह नागरिक नहीं है, तो वह जो है राज्य विहीन के अंतर्गत आता है। मीन्स कि वह किसी भी देश का, किसी भी राज्य का नागरिकता उसे नहीं मिली हो, तो वह व्यक्ति राज्य विहीन के अंतर्गत आता है। तो ये हो गया दोस्तों व्यक्तियों के चार प्रकार, जिसमें पहला हमने देखा नागरिक, दूसरा शरणार्थी, तीसरा विदेशी और चौथा राज्य विहीन। तो ये चार प्रकार के जो है व्यक्ति होते हैं और यह व्यक्ति ही जो नागरिकता की श्रेणी में आते हैं आपको विभिन्न प्रोविजंस के द्वारा। तो आइए हम लोग उसको अब आगे जानने का प्रयास करते हैं। और एक बात दोस्तों, भारत में जो है इकहरी नागरिकता प्राप्त है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इकहरी नागरिकता, इससे भी जोड़ करके प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में कौन सी नागरिकता है, तो भारत में जो है इकहरी नागरिकता है। कहने का तात्पर्य है कि इकहरी नागरिकता मीन्स कि यानी केंद्र और राज्य की एक ही नागरिकता है। मीन्स ऐसा नहीं कि केंद्र की अलग नागरिकता होगी और राज्य की अलग नागरिकता होगी, यानी कि यह जो है ब्रिटेन के संविधान से नागरिकता जो है दोस्तों प्रभावित है, यानी ब्रिटेन के संविधान से नागरिकता को लिया गया है हमारे संविधान में। तो ब्रिटेन में जो है इकहरी नागरिकता है, तो इसलिए जो भारत में भी जो है इकहरी नागरिकता ली गई है। इसको लेने का रीज़न एक ये भी कह सकते हैं, जब हमारे संविधान का निर्माण हो रहा था तो उस टाइम जो है बहुत दिनों तक इस टॉपिक पर डिस्कशन चला कि भारत में किस प्रकार की नागरिकता होनी चाहिए, इकहरी नागरिकता की दोहरी नागरिकता। तो जो हमारे संविधान के निर्माता थे, जो निर्मात्री यानी संविधान निर्मात्री सभा के जो सदस्य थे, जो लोग थे, उन्होंने निश्चय किया कि भारत की एकता और अखंडता के लिए जो है आपको इकहरी नागरिकता जरूरी है, और इकहरी नागरिकता ही इसलिए जो संविधान में ऐड किया गया। मीन्स कि इकहरी नागरिकता से क्या होगा कि भारत की एकता, अखंडता और जो अटूट प्रेम है उसको जो है यानी बंधुत्व की भावना को जो है बल मिलेगा। तो इसलिए जो भारत में नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है ब्रिटेन से लिया गया है, और ब्रिटेन में जो है इकहरी नागरिकता है, तो भारत में भी जो है इकहरी नागरिकता का प्रावधान है। अगर हम लोग अमेरिका की बात करें तो वहाँ भी दोहरी नागरिकता है। मीन्स केंद्र की अलग नागरिकता है और राज्यों की अलग नागरिकता है। मीन्स केंद्र से अलग नागरिकता लेनी होगी आपको, फिर राज्यों की अलग नागरिकता लेनी होगी। और आप कनाडा का ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया का ले लीजिए, सब जगह जो है यहाँ दोहरी नागरिकता है, किंतु भारत में जो है हमारे इकहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो यह भी मूल रूप से याद रखिएगा, यानी भारत में जो है राज्यों की अलग नागरिकता नहीं होगी और केंद्र की अलग नागरिकता नहीं होगी, बल्कि हम जो सिर्फ ये कहलाएंगे कि हम भारत के नागरिक हैं। यह नहीं पूछा जाएगा आपको कि आप किस स्टेट के हैं, आप बिहार से है, बंगाल से है, पंजाब से है, राजस्थान से, वो बाद में आएगा। सबसे पहले आएगा कि हम भारत के नागरिक हैं। तो यह इकहरी नागरिकता के कारण ही संभव है। तो हमारे भारत में जो है आपको इकहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं दोस्तों कि भारत में जो नागरिकता का जो प्रावधान है, आर्टिकल आपका
आर्टिकल आपका 5 से 11 के बीच जो दिया हुआ है, तो इस 5 से 11 के बीच क्या क्या आर्टिकल्स है और उनका क्या मीनिंग है, उनको हम लोग जानने का आगे प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले 5वां जो आर्टिकल है दोस्तों, उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो 5वें आर्टिकल में दिया गया कि संविधान लागू होने के समय, यानी हमारा संविधान कब लागू हुआ दोस्तों, तो आपको 26 जनवरी 1950 को। तो जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ, यानी 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय नागरिकता संबंधित उपबंध, तो जिस समय यानी संविधान जो लागू हुआ 26 जनवरी 1905 के समय, उस समय नागरिकता संबंधी जो उपबंध थे उसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो इसमें पहले आर्टिकल में जो दिया हुआ दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति जन्म से या यानी अगर उसका जन्म भारत में हुआ है तो वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है, या उसके माता पिता यानी अगर कोई व्यक्ति खुद जन्म लिया है भारत में तो वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है, या उसके माता पिता अगर भारत में जन्म लिए हैं तो भी वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। और यदि या वह जन्म भी नहीं लिया हो भारत में और उसके माता पिता भी भारत में जन्म में नहीं हो, तो उसको नागरिकता यानी 26 जनवरी 1950 से पहले अगर प्राप्त करना है, यानी उस तक जो प्राप्त करना है, तो उसे 5 साल पहले यानी 26 जनवरी 1950 से पहले यानी 5 साल पहले से उसे भारत में नागरिक यानी भारत में वह रह रहा हो। यानी कि कहने का तात्पर्य है, इसको इस तरह से समझिए कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, उस वक्त तक कोई भी व्यक्ति जो भारत में जन्मा हो, पहला कंडीशन। दूसरा, अगर वो भारत में नहीं जन्मा है, उसके माता पिता अगर भारत में जन्मे हैं तो भी उसे नागरिकता मिलेगी, वह खुद जन्मा है तो भी उसे भारत की नागरिकता मिलेगी। अगर ये दोनों कंडीशन नहीं है, यानी वह खुद भी नहीं जन्म लिया है भारत में, उसके माता पिता भी जन्म नहीं लिए हैं भारत में, तो उस कंडीशन में अगर वह भारत में 1950 से पहले से वह 5 साल पहले से रह रहा है, यानी कि 45 से अगर वह रह रहा है, तो आपको 1950 तक जो वह भारत का नागरिक है उसे भारत की नागरिकता स्वतः मिल जाएगी। ये आपका कहता है अनुच्छेद 5, यानी आर्टिकल 5 में यह दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो, या उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, या फिर 26 जनवरी 1950 से पहले वह 5 साल से वह भारत में रह रहा है, तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ये हो गया आर्टिकल 5। अब आर्टिकल 6 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो आर्टिकल 6 जो दोस्तों पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के लिए है। तो आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो आर्टिकल 6 में है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले नागरिकों के लिए नागरिकता संबंधित अधिकार। मीन्स कहने का तात्पर्य यह है कि आपका भारत, ये भारत है दोस्तों, और भारत में जो है पाकिस्तान से आना चाहता है कोई व्यक्ति, यानी भारत में पाकिस्तानी कोई व्यक्ति भारत आना चाहता है, तो उससे संबंधित जो बंद है कहाँ है दोस्तों, तो आपको जो है यह आपको 6ठे अनुच्छेद यानी 6ठा आर्टिकल जो है पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों से संबंधित है। तो इसमें आपको एक डेट याद रखना होगा दोस्तों, आपको 19 जुलाई 1948। तो 19 जुलाई 1948 से जो पहले अगर कोई व्यक्ति भारत आ चुका है तो वह जो है आपको भारत का नागरिकता उसे स्वतः मिल जाएगी। किंतु अगर इसके बाद यानी 19 जुलाई 1948 के बाद अगर पाकिस्तान से कोई व्यक्ति भारत आता है तो उससे नागरिकता प्राप्त करने के लिए यानी भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो है उसे कम से कम 6 महीने जो है भारत में रहना होगा। मीन्स कहने का तात्पर्य है कि 6 महीना यानी 19 जुलाई 1948 के बाद कोई भी पाकिस्तान से जो भारत व्यक्ति आया है तो उसे अगर भारत की नागरिकता चाहिए तो उसे 6 महीने पहले भारत में रहना होगा, फिर उसे रजिस्ट्रेशन कराना होगा। 6 महीने रहने के बाद फिर भारत सरकार निर्णय करेगी कि उसे नागरिकता देनी है कि नहीं देनी है, यानी अप्रूवल होने के बाद वह भारत का नागरिक कहलाएगा। ये हो गया आपका आर्टिकल 6 यानी पाकिस्तान से भारत आने वाले नागरिकों से संबंधित उपबंध है आपका आर्टिकल 6 में। अगर आर्टिकल 7 की बात करें दोस्तों तो इसमें जो है
यानी भारत से पाकिस्तान जाने वाले नागरिकों के लिए नागरिकों से संबंधित उपबंध है आपका आर्टिकल 7 में। यानी भारत से पाकिस्तान जाने वाले नागरिकों के नागरिकता से संबंधित उपबंध आपका कहाँ है, तो आर्टिकल 7 में। यानी 7वां अनुच्छेद जो है आपका भारत से पाकिस्तान जाने वाले नागरिकों से संबंधित है। यानी 6ठा अनुच्छेद है आपका पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के लिए, और 7वां जो अनुच्छेद है आपका भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों के लिए। मीन्स भारत का कोई व्यक्ति भी तो पाकिस्तान जा सकता है, अगर पाकिस्तान का कोई व्यक्ति भारत आ सकता है तो भारत का भी कोई व्यक्ति पाकिस्तान जाने की इच्छा व्यक्त कर सकता है, वह चाह सकता है पाकिस्तान में रहने के लिए, पाकिस्तान जाने के लिए। तो वह अगर भारत से पाकिस्तान चला गया तो उसे तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। किंतु अगर वह फिर से भारत आना चाहे, मीन्स हो सकता है उसे पाकिस्तान की आबो हवा पसंद नहीं हुआ, वहाँ का रहन सहन पसंद नहीं हुआ, वहाँ का माहौल उसे अच्छा नहीं लगा, और वह भारत से पाकिस्तान आना चाहता है, तो उससे संबंधित उपबंध है आपका 7वां अनुच्छेद में। उसमें इसमें भी एक डेट याद रखना होगा दोस्तों, 1 मार्च आपका 1947। पाकिस्तान से आने वाले नागरिकों के लिए आपको डेट याद रखना है 19 जुलाई 1948, और भारत से पाकिस्तान जाने वालों के लिए आपको याद रखना है 1 मार्च 1947। यानी 1 मार्च 1947 के बाद अगर कोई व्यक्ति भारत से आपका पाकिस्तान जाता है और पाकिस्तान से उसे फिर से वापस भारत आना है, भारत की नागरिकता चाहिए, उसे पाकिस्तान की आबो हवा पसंद नहीं आई, उसे पाकिस्तान का एनवायरनमेंट पसंद नहीं आया, वह भारत से पाकिस्तान आना चाहता है, तो उसे 1947 के बाद अगर वह 1 मार्च 1947 के बाद अगर वह आना चाहता है तो उससे सेम वही प्रोसेस, यानी 6 माह जो है उसे भारत में रहना होगा पहले, और फिर वह रजिस्ट्रेशन करवाएगा यानी पंजीकरण करवाएगा, और तब जब वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर पाएगा। तो आपका अनुच्छेद है पाकिस्तान से भारत आने वालों के लिए, और अनुच्छेद है आपका पाकिस्तान से भारत जाने वालों के लिए। आइए हम लोग अनुच्छेद जो है आपका 8 को जानने का प्रयास करते हैं। तो पहले देखते हैं कि अनुच्छेद 8 में क्या कहा गया है। तो अनुच्छेद 8 कहता है दोस्तों कि भारतीय मूल के लोग जो विदेशों में रह रहे हैं उनके नागरिकता संबंधित उपबंध। तो भारतीय मूल के लोग कौन होते हैं दोस्तों, तो भारतीय मूल के लोग उनको कहा जाता है जिनके माता पिता या दादा दादी कोई भी जो है कभी भारत में रहे हो, भारत में उनका जन्म हुआ हो, भारत के वो कभी नागरिक रहे हो, तो वैसे लोग जो क्या कहलाते हैं, भारतीय मूल के कहलाते हैं। मीन्स उनके माता पिता चाहे दादा दादी भारत में रहे हो, भारत के नागरिक रहे हो, और वो उनका यानी वो जो व्यक्ति है वह किसी अन्य देश में रह रहा है, किंतु उनके माता पिता चाहे दादा दादी कभी भारत में रहे होंगे या उनका जन्म हुआ होगा, तो वैसे लोग क्या कहलाते हैं, भारतीय मूल के लोग कहलाते हैं। तो वैसे लोगों को जो है दोस्तों भारत की जो नागरिकता स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। उससे संबंधित जो उपबंध है आपका 8वां उपबंध है, यानी आर्टिकल 8 जो है भारतीय मूल के लोगों के विदेशों, यानी ऐसे लोग जो भारतीय मूल के हैं और वो विदेशों में रह रहे हैं तो उनके नागरिकता से संबंधित जो उपबंध है आपका आर्टिकल 8 में है। 9 की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो 9 को हम लोग पहले पढ़ते हैं। 9 में क्या दिया है, विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना होना। बिल्कुल साफ है, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने लायक है ही नहीं। इसमें मीन्स कहने का अर्थ है कि विदेशी राज्य के नागरिकता, अगर आप भारतीय हैं और आप किसी अन्य देश की, अन्य किसी स्टेट की, यानी कि जैसे आप अमेरिका, इंग्लैंड, कोई भी देश, ऑस्ट्रेलिया, रूस, फ्रांस, किसी भी देश की आप नागरिकता जो है स्वेच्छा से आप प्राप्त कर लेते हैं, तो वहाँ क्या होता है कि आपकी नागरिकता जो है स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो आपको 9 से 9 याद रखिए, मीन्स किसी भी अन्य देश की तरफ देखना भी नहीं है, सोचना भी नहीं है, अगर आपको भारत के नागरिक बने रहना है। तो बस याद करने का एक ट्रिक है, यानी 9 नंबर जो है आपका 9वां आर्टिकल बिल्कुल सिंपल है। अगर स्वेच्छा से आप किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं तो वहाँ क्या होता है, आपकी भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। इसको एक तरीका और भी खत्म होने का दोस्तों, अगर आप भारतीय हैं, भारत के नागरिक हैं और आप भारत में 7 वर्ष से, यानी भारत से 7 वर्ष से अधिक से आप बाहर रह रहे हैं, बिना किसी दूतावास में खबर के, बिना किसी संस्था को खबर दिए आप कहीं 7 साल बाहर रह लिए किसी अन्य देश में, तो आपको ऐसे भी भारत की नागरिकता
समाप्त हो जाएगी। तो ये है आपकी भारत यानी विदेशी जो आपको यानी किसी विदेश की नागरिकता कोई व्यक्ति ग्रहण कर लेता है स्वेच्छा से, तो वह जो है आपका भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यह कहता है आपका 9वां आर्टिकल। 10वां जो आर्टिकल है दोस्तों, वह है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। तो ये नागरिकता के अधिकारों का बना रहने का तात्पर्य है कि संसद जब तक संशोधन नहीं करती है, किसी तरह का कोई कानून आपका अलग पास नहीं करती है नागरिकता संबंधित, यानी संसद जब तक कुछ भी चेंजेस नहीं करती तब तक जो है आपकी नागरिकता संबंधित जो अधिकार है वह बनी रहेगी। संसद जब तक चेंज नहीं करेगी, संसद चेंज करेगी तब अलग विधि क्या आएगा नहीं आएगा वो बाद की बात है, लेकिन संसद जब तक कोई छेड़खानी नहीं करे, संसद किसी तरह के चेंजेस नहीं करे प्रोविजंस में, तो आपकी नागरिकता जो है हमेशा ज्यों क्या त्यों यानी कि जो 26 जनवरी 1950 में दिया गया है उस प्रकार जो है बनी रहेगी। तो यह कहता है आपका 10वां अनुच्छेद। 11वां जो अनुच्छेद है दोस्तों, वह है आपका संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जाना। तो इसका अर्थ है दोस्तों कि जब भी जो नागरिकता संबंधित कोई भी जो है प्रोविजंस है, कोई भी संशोधन है, कोई भी चेंजेस है, वह भारत की संसद के द्वारा किया जाएगा। अन्य किसी भी संस्था के द्वारा, अन्य किसी भी राज्य के द्वारा, किसी भी विदेशी सरकार के द्वारा वह संभव नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यह संसद के द्वारा ही संभव है। मीन्स कहने का तात्पर्य है कि संसद को जो है यानी भारतीय संसद को जो यह अधिकार दिया गया है कि वह नागरिकता संबंधी जो भी कानून है, जो भी प्रोविजंस है, जो भी राइट्स है, जो भी चेंजेस है वह संसद करेगी। कोई भी अन्य यानी राज्य सरकार या फिर विदेशी कोई सरकारें नहीं कर सकती। आप किसी भी देश में किसी भी स्टेट में रहो दोस्तों, बिहार, बंगाल, यूपी, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, किसी भी स्टेट में रहो, उससे कोई मतलब नहीं। आपको ये स्टेट गवर्नमेंट को यह हक नहीं है कि वह आपकी नागरिकता से संबंधित जो अधिकार है वह चेंज कर दे, उसमें कोई परिवर्तन करे। यह परिवर्तन का अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारत की संसद को दिया गया है। तो यह आपका 11वां जो आर्टिकल है यह बताता है कि भारतीय संसद ही जो आपको नागरिकता संबंधित जो भी चेंजेस है, जो भी प्रोविजंस है, अगर उसको चेंज करना है, कुछ ऐड करना है, कुछ घटाना है, तो यह सिर्फ और सिर्फ संसद करेगी। तो ये 5 से 11 तक जो हम लोग अनुच्छेद जाने, एक बार आइए हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला में क्या दिया है दोस्तों कि संविधान लागू होने के समय यानी 26 जनवरी 1950 तक जो नागरिकता संबंधी जो बंद है, किस प्रकार के लोग नागरिक होंगे भारत के, तो जो भारत में जन्मा हो या अगर उसके माता पिता भारत में जन्मे हो या फिर वह 1950 यानी 26 जनवरी 1950 के समय 5 साल से वह भारत में रह रहा है, तो वह क्या हो गया, स्वतः ही भारत का नागरिक हो जाएगा। दूसरा उपबंध है आपका पाकिस्तान से भारत आने वालों नागरिकों के लिए, यानी 6ठा जो आर्टिकल कहता है कि आपको पाकिस्तान से जो भारत लोग आना चाहते हैं, आपको 19 जुलाई 1948 के बाद तो उसे 6 महीना जो है भारत में रहना होगा, फिर उसे पंजीकरण कराना होगा, फिर उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। ये अनुच्छेद 6 कहता है। 7वां की अगर हम लोग बात करें तो 7वां में भारत से पाकिस्तान जाने वाले नागरिकों के लिए आर्टिकल है यह। इसमें कहा गया कि 1 मार्च 1947 के बाद अगर कोई यानी भारत से पाकिस्तान गया और पाकिस्तान से वह वापस आना चाहता है, भारत की नागरिकता पाना चाहता है, तो इसके बाद क्या होगा, 1 मार्च 1947 के बाद उसे 6 महीना भारत में रहना होगा, फिर उसे पंजीकरण कराना होगा और फिर उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। 8वां जो आर्टिकल है भारतीय मूल के लोगों के लिए है, जो मीन्स जिनके माता पिता या दादा दादी जो है भारत में रहे होंगे, जन्मे होंगे, वो भारत के नागरिक रहे होंगे, उनसे संबंधित यह 8वां आर्टिकल है। तो उन्हें उनके नागरिकता से संबंधित यह 8वां अनुच्छेद है। 9वां अनुच्छेद कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर स्वेच्छा से अगर किसी अन्य देश की नागरिकता को स्वीकार कर लेता है तो उससे उसकी जो नागरिकता भारत से स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। 10वां जो है यह कहता है कि आपके नागरिकता संबंधी जो भी अधिकार है, जो भी प्रोविजंस है, वह ज्यों की त्यों रहेगी, सुरक्षित रहेगी अगर संसद उस पर कोई नया कानून नहीं बनाती है। 11वां अनुच्छेद कहता है कि संसद द्वारा ही जो है
कोई भी नियम या कानून जो है बनाया जाएगा, यानी जो नागरिकता से संबंधित जो भी कानून है, जो भी फैसले हैं, जो भी अधिकार है, सिर्फ संसद को है, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को नहीं है, किसी भी बाहरी सरकार को नहीं है, चाहे वह कितनी भी पावरफुल बाहरी सरकार क्यों ना हो। इस पर कानून बनाने का हक सिर्फ और सिर्फ भारत की संसद को है। तो ये आपका 5 से लेकर के 11 अनुच्छेद मैंने बताया दोस्तों। ये हो गया आपका नागरिकता से संबंधित 5 से 11 तक का आर्टिकल। ये इस 5 से 11 तक के आर्टिकल में ये सब बातों को दर्शाया गया है नागरिकता से संबंधित। किंतु इसके बाद यानी ये तो हो गया आपका दोस्तों मूल संविधान, यानी 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान लागू हुआ वह हमारा मूल संविधान हो गया। किंतु इसके बाद भी जो है कई संशोधन हुए हैं आपके नागरिकता से संबंधित। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है आपका 1955 का जो अधिनियम है उससे जोड़ करके प्रश्न पूछा जाता है। हालांकि संशोधनों की अगर बात करें तो 1955, 60, 85, 1986, 1992, 2003, 2005 और आपका 2015, 2016 और 2019, ये सब में आपका संशोधन हुआ है नागरिकता से संबंधित। यानी कुल मिलाकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 संशोधन अब तक किए जा चुके हैं आपका नागरिकता से संबंधित। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है और सबसे जोड़कर जो प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, ये 1955 का जो संशोधन है इसके बारे में पूछा जाता है। इसको जानना इसलिए भी ज़रूरी है दोस्तों कि हम आप जो है इस नागरिकता यानी 1955 के जो संशोधन है उसके तहत ही आते हैं। तो हम लोगों को इसके लिए चूँकि जोड़ करके इससे प्रश्न भी पूछा जाता है, इसलिए हम लोग जो इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो ये जो 1955 का जो अधिनियम है दोस्तों नागरिकता संबंधित, नागरिकता संबंधित 1955, ये जो 1955 का जो अधिनियम है दोस्तों नागरिकता संबंधित, इसमें जो है 5 तरीके दिए गए हैं आपको भारत में नागरिकता प्राप्त करने के, और 3 तरीके दिए गए हैं नागरिकता समाप्त करने के। तो इसमें 5 तरीके जो भारत में दिए गए हैं दोस्तों नागरिकता प्राप्त करने के। तो आइए हम लोग इसमें पहला तरीका को जानते हैं। तो इसमें पहला जो तरीका है दोस्तों नागरिकता प्राप्त करने का, उसमें दिया गया है जन्म से। पहला है आपका जन्म से। तो जन्म से का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत में जन्मा हो, कोई भी व्यक्ति जो भारत में जन्मा हो या फिर उसके माता या पिता भारत में जन्मे हो। मीन्स कहने का तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति भारत में किसी का भी जन्म हो सकता, कोई बाहरी विदेशी आया यहाँ और उसका जन्म हो गया, तो क्या उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी? नहीं दी जाएगी। तो कोई भी व्यक्ति जो भारत में जन्मा है और उसके माता पिता भारतीय हो, यानी माता चाहे पिता जो है भारतीय हो, और अगर माता भारतीय है तो पिता जो है अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए, और अगर पिता भारतीय है तो माता अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। मीन्स कहने का तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत में जन्मा हो उसकी माता चाहे पिता में से कोई एक जो है भारत का नागरिक होना चाहिए, और दूसरा जो है अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। तो ये आपका यानी नागरिकता से संबंधित यानी नागरिकता पाने का जो है पहला नियम है आपका 1955 के तहत। दूसरा जो है दोस्तों आपका पंजीकरण से। पंजीकरण को हम लोग ऐसे इस अर्थ में ले सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो भारत में 7 साल रह चुका हो, यानी 7 साल वह निवास कर चुका है, और उसके बाद वह पंजीकरण करवाता है, रजिस्ट्रेशन करवाता है, उसके बाद जो उसे भारत की नागरिकता मिलती है, यानी उसके बाद उसको इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किया जाएगा और फिर उसे जो है भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो ये हो गया आपका पंजीकरण से। तीसरा जो है आपका देशीकरण से।
तो देशीकरण का तात्पर्य है दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति जो विदेशी है यानी बाहर किसी अन्य देश का है, किंतु उसकी साहित्य में, कला में, विज्ञान में रुचि हो, अथवा वो अच्छे चरित्र का हो और इंडियन गवर्नमेंट को यानी भारत सरकार को ऐसा लगता हो कि ये फलाना जो व्यक्ति है भारत के लिए अच्छा सिद्ध हो सकता है, भारत को इससे फ़ायदा होगा, भारत के यानी भारत के विकास के लिए, भारत के कल्चर के लिए, भारत के लिए वह व्यक्ति अगर फ़ायदेमंद लगता है भारत सरकार को, तो इंडियन गवर्नमेंट जो है उसे भारत की नागरिकता खुद से प्रदान करेगी। तो ये हो गया आपका देशीकरण से, यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो साहित्य, विज्ञान, कला का ज्ञाता हो और वह जो है या अच्छे चरित्र वाला हो, तो उसे जो है भारत सरकार खुद से जो है नागरिकता प्रदान करेगी। तो ये हो गया आपका देशीकरण से। चौथा जो है आपका वंश से। वंश का तात्पर्य है कोई भी व्यक्ति जिसके माता पिता चाहे दादा दादी भारतीय रहे हो, भारत में उनका जन्म हुआ हो और वह जो है मान लो उसका बच्चा यानी उसका पोता या बेटा बेटी जो भी भारत से बाहर रह रहे हो, तो उनको वंश के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी। मीन्स कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके माता पिता दादा दादी भारतीय हो और वो जो बच्चा है, वो जो व्यक्ति है वह भारत से बाहर रह रहा हो, किंतु उसके माता पिता चूंकि या दादा दादी भारत में रह चुके हैं, तो उसे जो भारत की नागरिकता स्वतः ही मिल जाएगी। ये हो गया आपका वंश से। पांचवा जो है प्रोविज़न वह है आपका किसी भूभाग को भारत में मिलाने से। इसका तात्पर्य है दोस्तों कि मान लीजिए कि भारत सरकार ने किसी भी तरह से जो है किसी अन्य देश की सीमा रेखा को भारत में शामिल किया हो, चाहे वह पाकिस्तान का हो, बांग्लादेश का हो, म्यांमार का हो, चाहे आपका नेपाल हो, भूटान हो, कोई भी पड़ोसी देश की अगर सीमा को कुछ यानी कुछ सीमाओं को अगर भारत में शामिल कर लिया गया हो और उस सीमा रेखा में यानी उस क्षेत्र में जो है जो भी लोग निवास कर रहे होंगे उस टाइम में, तो उसे जो है भारत की नागरिकता जो है स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। तो ये हो गया आपका किसी भी विभाग को भारत में मिलाने से। यानी ये जो है 1955 का जो नागरिकता संबंधित जो संशोधन है, जो अधिनियम है, इसमें जो भारत की नागरिकता पाने के 5 प्रकार बताए गए हैं, जिसमें कि पहला हो गया जन्म से। दूसरा जन्म से का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत में जन्मा हो और उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय हो, दूसरा जो अवैध प्रवासी मीन्स इलीगल माइग्रेंट नहीं हो। कहने का तात्पर्य वह जो है उसका पासपोर्ट वीज़ा जो भी हो वैध हो, अवैध नहीं हो। ये हो गया आपका पहला। दूसरा पंजीकरण से मीन्स कोई भी व्यक्ति जो है आपको 7 साल अगर भारत में रहता है, उसके बाद वह रजिस्ट्रेशन करवाएगा, फिर उसे भारत की नागरिकता मिलेगी 7 साल रहने के बाद। तीसरा है देशीकरण से मीन्स कि कोई भी व्यक्ति जो साहित्य, कला, विज्ञान या अच्छे चरित्र वाला है, तो भारत सरकार जो उसे खुद ही जो है नागरिकता प्रदान करेगी भारत के यानी भारत के हित में उसे लगेगा भारत सरकार को, और वह भारत सरकार खुद ही वैसे व्यक्ति को जो है नागरिकता प्रदान करेगी। चौथा है वंश, यानी कि माता पिता चाहे दादा दादी जो भी है भारतीय रहे हो और तो उसका अगर वह भारत से बाहर भी उसका जन्म हुआ है तो उसे वंश के आधार पर जो नागरिकता मिल जाएगी। पांचवा जो है किसी भूभाग को भारत में मिलाने से मीन्स कोई भी भारत के क्षेत्र में नया क्षेत्र अगर मिलता है तो उस क्षेत्र में जो लोग निवास कर रहे होंगे तो उन्हें भारत की नागरिकता स्वतः ही मिल जाएगी। ये हो गया आपका दोस्तों नागरिकता यानी देने से संबंधित 5 उपबंध। अब है नागरिकता छीनने से संबंधित अगर यानी उपबंध जो यानी कि अगर नागरिकता यानी नागरिकता छीनने से संबंधित 3 उपबंध है दोस्तों। उसमें जो है आपका यानी उस 3 नियमों के आधार पर जो है भारत की नागरिकता समाप्त हो सकती है। तो आइए उन तीनों को जानते हैं। मीन्स ये तो हो गया नागरिकता पाने संबंधित 5 तरीके। अब नागरिकता छीनने से संबंधित जो 3 तरीके हैं यानी 3 कारण है नागरिकता छीनने के, उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो इसमें जो पहला है दोस्तों परित्याग, यानी कोई व्यक्ति अगर स्वतः ही जो है भारत की नागरिकता त्याग कर देता है तो उसे भारत की। दूसरा है आपका समाप्त,
तो दूसरा में है क्या दोस्तों, अगर कि कोई व्यक्ति जो है यानी स्वतः ही जो है यानी भारत की नागरिकता छोड़ करके वह किसी अन्य देश की नागरिक